हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जीके जीएस विद्या में सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आज हम हिस्ट्री का टॉपिक लाए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री। क्षेत्रीय शक्तियों का जो उदय हो रहा था बेटा, उसी में अगला टॉपिक है। अवध का उदय करा दिया, अगला है बंगाल का उदय। मुग़लों से बंगाल जब स्वतंत्र हुआ, एक प्रकार से देखा जाए सबसे पहले मुग़लों से बंगाल ही स्वतंत्र हुआ था। और बंगाल स्वतंत्र हुआ और उसके बाद ही कुछ ही दिनों बाद या कुछ ही सालों बाद फिर गुलाम बन गया। ठीक, और सबसे पहले अंग्रेज़ों ने बंगाल पर ही कब्जा किया, यानी बंगाल पर ही अपना स्थापित किया अपने आप को, क्योंकि बंगाल भारत का सबसे बड़ा प्रांत और सबसे समृद्ध प्रांत माना जाता था। ठीक है, क्योंकि यहाँ हर एक चीज़, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो बंदरगाह की दृष्टि से हो, और चाहे वो क्षेत्रफल की दृष्टि से हो, और चाहे उत्पादन की दृष्टि से हो, हर चीज़ में बंगाल एक नंबर था, टॉप पे था। और उसके अलावा एक पूरा हब था बिजनेस का, व्यापार का भारत में बंगाल। ठीक, तो इसलिए बंगाल का उदय हम पढ़ेंगे, तो इसके साथ साथ इसमें क्या हम देखेंगे, अंग्रेज़ों ने भी बंगाल को कैसे अपने कैप्चर में लिया अपने यहाँ। ठीक, तो इन सब टॉपिक पे क्लियर करते हैं आज। तो औरंगजेब द्वारा मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया। सबसे पहले औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया। इधर दीवान रहो। गवर्नर मुर्शिद कुली खां 1717 से 1727 तक बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दी। इसने क्या किया, बंगाल की जो राजधानी ढाका थी उसको उन्होंने मुर्शिदाबाद में कन्वर्ट कर दी। कौन? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां दीवान बनाया गया, किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा बनाया गया। उसने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजस्व वसूली को रोककर अपने राज्य के हितों की रक्षा का प्रयास किया। तो उसने अंग्रेजों द्वारा, अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी राजस्व वसूल करती थी, उसको उन्हें ब्रेक कर दिया, या आप यहाँ नहीं कर सकते हैं। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता में अंग्रेजों को अपनी फैक्ट्रियों की किलेबंदी करने से रोका। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता में अंग्रेजों को अपनी फैक्ट्री की किलेबंदी करने से रोका, लेकिन अंग्रेजों द्वारा उसके आदेश को न मानने के परिणामस्वरूप अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी का युद्ध हुआ। सिराजुद्दौला ने कहा कि ठीक है, तुम अपनी फैक्ट्री चलाओ, लेकिन इसकी किलेबंदी ना करो। किलेबंदी वाला का घेरा ना बनो पूरा। जैसे लोग जैसे ज़मीन लेते हैं, कुछ करते हैं, मकान बनवाते हैं, तो घर के बाहर तो वो किलाबंदी करा देते हैं। किलाबंदी मतलब कि चारों तरफ बाउंड्री, ऊँची ऊँची बाउंड्री करा देते हैं, कांच लगवा देते हैं, कुछ भी लगवा देते हैं, बड़ा सा हम लोग का सिक्योरिटी बेस पे। तो उसी तरह ही अगर सिराजुद्दौला ने इसकी परमिशन नहीं दी थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने नहीं माना इनकी बात और वो कर दिया, जिसकी वजह से प्लासी के युद्ध की घटना हुई। सबसे पहले प्लासी का युद्ध हुआ। औरंगजेब द्वारा मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया था। ठीक, स्थानांतरित किया गया, मतलब ये सब चीज़ें जो प्रोसेस है, देखो ये बेटा दोबारा रिपीट हो गया है। उसका दामाद, किसका? मुर्शिद कुली खां का दामाद सुजाउद्दीन खां उसका उत्तराधिकारी बना, जिसने बिहार के सूबे को बंगाल राज्य में मिला लिया। जिसने बिहार के सूबे को बंगाल राज्य में मिला लिया। मुर्शिद कुली खां और उसके उत्तराधिकारी नवाबों द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा का प्रशासन स्वतंत्र शासकों की तरह किया। मतलब बंगाल, बिहार और उड़ीसा को स्वतंत्र शासकों की तरह काम किया। फिर मुगल शासक को राजस्व भेजना जारी रखा, लेकिन उन्होंने मुगल शासक को राजस्व भेजना जारी रखा था। बंगाल के नवाबों का विवरण निम्नलिखित है। मुर्शिद कुली खां को औरंगजेब द्वारा बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया था। उसने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजस्व वसूली रोककर अपने राज्य के हितों की रक्षा प्रयास किया। सुजाउद्दीन खां मुर्शिद कुली खां का दामाद था, जो उसका उत्तराधिकारी बना। उसने बिहार के सूबे को बंगाल राज्य में मिला लिया। सरफराज खां, जो सुजा का पुत्र था, ने आलम उद दौला हैदर जंग की उपाधि धारण की। सरफराज खां सुजा का पुत्र था, जिसने आलम उल दौला हैदर की उपाधि धारण की। ठीक, सुजाउद्दीन कौन था? मतलब मुर्शिद कुली खां के दामाद का बेटा था सरफराज खां। ठीक, अलीवर्दी खां ने मुगल शासक के 2 करोड़ रुपए का भुगतान कर फरमान प्राप्त किया और अपने शासन को वैधानिक आधार प्रदान किया। अलीवर्दी खां ने मुगल शासक को 2 करोड़ रुपए दिए और कहा अब हमको वैधानिक रूप से शासन यहाँ पे करने दिया जाए। फिर उसने अपनी सबसे छोटी पुत्री का, सबसे छोटी किसने? अलीवर्दी खां ने अपने सबसे छोटी पुत्री के पुत्र सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। ध्यान रखा, अलीवर्दी खां की सबसे छोटी पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता में अंग्रेजों को अपनी फैक्ट्रियों में किलेबंदी करने के लिए रोका, लेकिन अंग्रेजों ने ना माना और परिणामस्वरूप अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध लड़ा गया। मीर कासिम ने
बर्दवान, मिदनापुर और चिटगांव की जमींदारी अंग्रेजों को सौंप दी। उसने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अनेक राजस्व और सैन्य सुधारों को लागू किया। मीर जाफर ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने का अधिकार और 24 परगना की जमींदारी ब्रिटिशों को प्रदान कर दी। मीर जाफर ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में फ्री व्यापार, कोई टैक्स आपको नहीं देना, और साथ ही साथ 24 परगना की जमींदारी, ये 24 गांव या 24 क्षेत्र जो थे उनकी जमींदारी ब्रिटिशों को दे दी। मीर कासिम ने युद्ध आरंभ होने के 1763 ईस्वी में ब्रिटिशों द्वारा दोबारा गद्दी पर बैठाया गया। मीर कासिम एक प्रकार से नुमाइंदा अंग्रेजों का ही था, ठीक है। वो अंग्रेजों ने इसको फंसाया था अपने उसमें जाल में। नजमुद्दौला मीर जाफर का पुत्र था और द्वैत शासनकाल के दौरान अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली मात्र था। नजमुद्दौला भी मीर कासिम को तो पता ही था, मीर जाफर के पुत्र को भी फंसा लिया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही बंगाल में मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में स्वतंत्र हो गया। औरंगजेब की जहाँ मृत्यु हुई, मुर्शिद कुली खां तभी बंगाल को अपने उसमें कैप्चर में ले लिया, अपने अंडर ले लिया। ठीक, मुर्शिद कुली खान ने अपनी योग्य प्रबंधन क्षमता के द्वारा बंगाल को समृद्ध और शिखर तक पहुंचाया। मुर्शिद कुली खान ने स्टार्टिंग में बहुत अच्छा काम किया, बहुत डेवलप किया बंगाल को, अच्छा काम किया। ठीक, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है 17वीं 18वीं शताब्दी के अंतर्गत बंगाल में क्या हुआ है। तो मुगल काल में बंगाल मुगल साम्राज्य का सबसे उपजाऊ और सबसे अमीर प्रांत था। इसमें वर्तमान बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा राज्य शामिल थे। इस प्रांत की आधिकारिक शक्तियां बंगाल के नवाब के हाथों में थी। इस प्रांत की जो ज़्यादातर शक्तियां थी वो बंगाल के नवाब के पास थी। ठीक, इसका आर्थिक महत्व बेटा क्या है? बंगाल अपने प्रसिद्ध वस्त्रों, रेशम और नमक के लिए आर्थिक महत्व रखता था। मतलब बंगाल में रेशम के वस्त्र, रेशम और नमक और वस्त्रों, कपड़ों के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता था और सबसे ज़्यादा इकोनॉमी वहीं से डेवलप होती थी। बंगाल से यूरोप को निर्यात होने वाली वस्तुओं में नमक, रुको एक मिनट, यूरोप को निर्यात होने वाली वस्तुओं में नमक, चावल, नील, काली मिर्च, चीनी, रेशम, सूती वस्त्र, हस्तशिल्प आदि शामिल थे। मतलब इतनी चीज़ें यूरोप जाती थीं। नमक, चावल, नील, काली मिर्च, चीनी, रेशम, सूती वस्त्र और हस्तशिल्प, हाथों से बने हुए टॉयज या खिलौने ये सब जाते थे। ठीक, ये मजबूत प्रांत था बंगाल। अंग्रेजों के लिए महत्व क्या रहा? भारत में बंगाल अंग्रेजों के नियंत्रण में आने वाला पहला राज्य था। मैंने पहले बताया था, क्वेश्चन पेपर में आएगा कि अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले भारत में किस पे कब्जा किया गया, तो बंगाल पे किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस प्रांत के व्यापार से बहुत लाभ कमाया। सबसे ज़्यादा लाभ इसने यहीं से कमाया। बंगाल के विशाल संसाधन ब्रिटिश विस्तार के वित्त पोषण के रूप में काम आए। एशिया से होने वाले कुल ब्रिटिश आयात में लगभग 60% बंगाल की वस्तुएं शामिल थी। मतलब पूरे एशिया, भारत, चीन, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, अन्य जितने देश थे उन सब में अगर 100% व्यापार करते थे, जिसमें 60% तो केवल बंगाल से वस्तुएं शामिल थी। 60%। एक्चुअली एक चीज़ और बता दूं बेटा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उस समय इंग्लैंड की दशा बहुत ही ज़्यादा, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा डैमेज थी। कहा जाता था उस समय इंग्लैंड की जनसंख्या 6 करोड़ थी, जिसमें 3 करोड़ लोग भूखमरी से मर गए थे। मतलब इतनी ज़्यादा तंगी हाल था। ठीक, तो मतलब भारत से इन्होंने खूब धन लूटा, खूब धन कमाया। तो एशिया में कुल व्यापार, ब्रिटिश का कुल व्यापार में 60% बंगाल से लोग करते थे। ठीक है। नवाबों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष शुरू कब हुआ है? इसमें मैंने पॉइंट लिखा नहीं, मैं पहले इसमें एक स्टोरी बता दे रहा हूँ कि एक ब्लैक होल की घटना घटी थी, जिसमें सिराजुद्दौला ने कुछ अंग्रेज़ों को, लगभग 123 अंग्रेज़ों को बंद कर दिया था 24 घंटे के लिए। उसमें न हवा जा सकती थी, ना कुछ, जिसकी वजह से कई अंग्रेज़ों की मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से अंग्रेज जो थे आग बबूला हुए और उसी बीच युद्ध शुरू हुआ। क्योंकि सिराजुद्दौला ने मना किया था कि आप मत किलेबंदी कराओ, लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती अपनी मनमानी कर रहे थे, हर चीज़ में मनमानी कर रहे थे। इसकी वजह से उन्होंने एक्शन लिया तो फिर एक्शन का रिएक्शन होगा 100%। तो प्लासी का युद्ध का कारण वही बना। प्लासी की लड़ाई 1757 में पश्चिम बंगाल के प्लासी क्षेत्र में भागीरथी नदी के पूर्व में लड़ी गई, ईस्ट में लड़ी गई। तो प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई? 1757 ईस्वी में। बहुत बार पूछा जाता पेपर में। किस नदी? भागीरथी नदी के तट पर, यानी भागीरथी के पूर्व पर।
तो भागीरथी नदी के पूर्व में लड़ी गई। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों ने बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला और उनके फ्रांसीसी सहयोगियों की सेना के खिलाफ मोर्चा संभाला। तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ाई हुई प्लासी का, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। ठीक। और दूसरी जो लड़ाई हुई, बंगाल में दो ही लड़ाई प्रसिद्ध हुई। पहली प्लासी, दूसरा बक्सर। बक्सर लड़ाई 1764 ईस्वी में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और मीर कासिम, जो 1763 तक बंगाल का नवाब रहा था, के नेतृत्व में अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया। ठीक। बक्सर की लड़ाई बेटा हुई थी। बक्सर कहाँ पे है? बिहार में है। ठीक, बिहार, बक्सर बिहार में है। ठीक है। तो बक्सर की लड़ाई कहाँ लड़ी गई? बिहार में। ये एक्चुअली बक्सर जो क्षेत्र है बिहार में है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो था और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से 3 लोग थे। कौन कौन? मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। 3 लोगों ने लड़ाई ली थी बक्सर की। हेक्टर मुनरो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से था, जिसमें विजय कौन हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और ये लोग हार गए। ठीक, क्योंकि उनके पास वेपन्स थे अच्छे, उनके पास वेपन्स नहीं थे, तकनीकी नहीं थी। और इस युद्ध के बाद ही 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई बेटा। यहीं से ही पोजीशन गड़बड़ाने लगी। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा नवाब शुजाउद्दौला और सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ 2 संधियां संपन्न की गई। एक्चुअली बंगाल पर तो उन्होंने अधिकतर कब्जा कर ही लिया था प्लासी के युद्ध में ही। उसके बाद उन्होंने बक्सर के युद्ध के बाद अवध पे और मुगल सम्राट से 2 संधियां संपन्न कराई, जो बड़ी खतरनाक थी। ठीक, इसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। तो अवध के नवाब के साथ जो संधि की थी इन्होंने, इस संधि के अंतर्गत नवाब ने इलाहाबाद और रक्काड़ा का क्षेत्र मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया। इस संधि के अंतर्गत अवध के नवाब ने इलाहाबाद और काड़ा का क्षेत्र मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिया और कंपनी को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए भुगतान किया गया। कंपनी ने कहा हमारा इतना नुकसान हुआ, 50 लाख रुपये में अवध के नवाब दें, तो वह दिया गया, क्या किया जाए। और इलाहाबाद और काड़ा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंपा गया। कारण था उसका, कुछ न कुछ रीजन था, बेनिफिट था। इसलिए बनारस के जमींदार बलवंत सिंह को उसकी संपत्ति का पूरा कब्जा दे दिया गया। बनारस के राजा जमींदार जो थे बलवंत सिंह को उसकी संपत्ति का पूरा कब्जा दे दिया गया। मतलब बलवंत सिंह जो थे, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद की थी। ठीक, इसी की वजह से ये उसने बोला था। नेक्स्ट है शाह आलम द्वितीय के साथ जो संधि हुई। बादशाह को कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में रहने के लिए कहा गया। बादशाह को कंपनी के संरक्षण में, ये कंपनी के संरक्षण में आप रहोगे, इलाहाबाद में रहोगे। मुगल सम्राट ने 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी। उन्होंने कहा तुम्हें वार्षिक 26 लाख रुपये हम देंगे और हमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दो। दीवानी मतलब कि न्याय और कर वसूली। ठीक, ये सब चीज़ें, राजस्व वसूलने का अधिकार। तो अब ये दे दी गई, तो मतलब 26 लाख रुपए सालाना मुगल सम्राट को दे रहे हैं खाली, और कमा रहे करोड़ों रुपए। अरे 1 करोड़ कमा रहे हैं, 2 करोड़ कमा रहे हैं, 26 लाख दे रहे हैं, क्या कुछ नहीं। मुगल सम्राट द्वारा उक्त प्रांतों के निजामत कार्यों जैसे सैन्य रक्षा, पुलिस, न्याय प्रशासन आदि के बदले कंपनी को 53 लाख रुपए की राशि भी दी जानी थी। मतलब ये कहा गया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सैन्य रक्षा है, पुलिस, न्याय प्रशासन आदि के बदले में, मतलब इन लोगों को जो वेतन है वो यही देंगे। वो जो वार्षिक 53 लाख रुपये, 26 लाख दे रहे हैं, 53 लाख ले रहे हैं, मतलब कि उल्टा ही हमसे ही लिया जा रहा है। ठीक, भारतीयों से ही। अब इसमें देखो खास कर नोट पॉइंट मैंने कुछ लिखाए हैं। नोट पॉइंट है कर्नाटक युद्ध 1740-48, 1749-53 और 1758-63, प्लासी का युद्ध 1757 और बक्सर की लड़ाई 1764 के महत्व में प्रमुख अंतर है। कर्नाटक युद्धों ने भारत के व्यापार में ब्रिटिश वर्चस्व स्थापित किया। कर्नाटक युद्ध में भारत के व्यापार में ब्रिटिश ने अपना वर्चस्व स्थापित किया। प्लासी की लड़ाई में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई और बक्सर की लड़ाई में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की स्वामी में अंग्रेजों का स्वामित्व स्थापित हो गया तथा उन्हें उत्तरी भारत के महाशक्ति एवं पूरे देश पर वर्चस्व का दावेदार बना दिया गया। ठीक, सबसे पहले कर्नाटक युद्ध, जिसमें इन्होंने अपने व्यापार को ब्रिटिश
व्यापार का वर्चस्व स्थापित किया। दूसरा जो था ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई। तीसरा जो था युद्ध, जिसमें इसने इन जगहों की दीवानी प्राप्त कर ली। ठीक, तो ये बंगाल का उदय था और साथ ही साथ बंगाल को ब्रिटिश के अधीन भी होते देखा गया। ठीक, तो आपको बेटा वीडियो जैसी भी लगी हो, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल जी के जीएस वीडियो को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, आपको ऐसी वीडियो लगी हो तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि खूब मेहनत से पढ़ते रहें, क्योंकि इससे सीजीएल का भी आ रहा है फॉर्म, और साथ ही साथ यूपी पुलिस की वैकेंसी बेटा 15 जुलाई से आ रहे हैं, फॉर्म भरे जाएंगे और लगभग 50 से 60 हज़ार पद आ रहे हैं। कम पद नहीं है, बहुत ज़्यादा पद हैं। ईमानदारी से मेहनत से आप लोग पढ़िए तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। 100% एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मौका इसमें जो मान ले जाएगा समझ लीजिए उसकी बल्ले बल्ले है, किस्मत चमक जाएगी। खूब मेहनत कर लो बेटा, मन से लग जाओ। 4-6 महीने की बात है, दिसंबर में पेपर होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग खूब मन से पढ़ते रहिए। वीडियो को बेटा जितना हो पाए शेयर जरूर करते रहे अपने दोस्तों में, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी चीज़ से आप लोग उसको शेयर करते रहेंगे तो इससे ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।